जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। आज हम लोग इस वीडियो में कुल 100 प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाएंगे। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नम्मा मंडल। आपको मालूम होगा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कुल 10 है। इन 10 मंडलों में नम्मा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। याद रखिएगा, सातवां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। सातवां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे हम 10 राग युद्ध के नाम से भी जानते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, 10 राजाओं का युद्ध जो है वह परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया। वैदिक काल में परुशनी नदी जो है वर्तमान में रावी नदी को कहा गया है। यानी वर्तमान में जो रावी नदी है उसे वैदिक काल में परुशनी नदी के नाम से जानते हैं और इसी परुशनी नदी के किनारे ही 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से मालूम चलता है श्रीलंका अशोक के पड़ोसी राज्य थे, जबकि अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व, उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा उपज का 1/4 भाग। यानी 1/4 से 1/6 हिस्सा जो है भूमि कृषि कर के रूप में गुप्त काल में लिए जाते थे। गुप्त काल में मुख्य भूमि कृषि कर को भाग के नाम से जानते थे। क्या नाम से? भाग के नाम से जानते थे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तबकाते नासरी के लेखक कौन था? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा मिनाजुल सिराज। मिनाजुल सिराज जो थे वह इल्तुतमिश के दरबार के लेखक थे और इसकी रचना का नाम है तबकाते नासरी। तो याद रखिएगा, मिनाजुल सिराज की रचना तबकाते नासरी, और यह इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे, उसके दरबार के लेखक थे। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी। आपको मालूम होगा अलाई दरवाजा दिल्ली में है, कुतुब मीनार के निकट इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। अंग्रेज अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो तीसरा युद्ध हुआ था, जिसे थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, 1790 से लेके 1792 के बीच में, उसी युद्ध की समाप्ति पर टीपू सुल्तान की हार हुई थी और 1792 में ईस्वी में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। आगे बढ़ते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। यह अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, और इस दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है घोषणा कब की गई, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन किया जाएगा,
और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, यानी कि योजना कब प्रभावी हुआ, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब प्रारंभ हुआ? बिल्कुल छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी बुद्ध महावीर काल जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को, इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ ऑप्शन के आधार पर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को इसका उत्तर मारेंगे। आपको मालूम होगा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में उदयन बनाया था। किसने? उदयन ने। हर्यक वंश का शासक था उदयन, लेकिन यहाँ पर उदयन ऑप्शन नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। आपको मालूम होगा 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा बिहार के चंपारण में प्रथम सत्याग्रह चलाया गया, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और किसान के नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। इसी के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, इसलिए बिहार के नेता, किसान नेता के रूप में राजकुमार शुक्ल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? आंसर क्या होगा? बिल्कुल 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान अरुणा आसफ अली का रहा है। किसका? अरुणा आसफ अली का रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय कौन होता है? कार बैटरी में विद्युत अपघटय कौन होता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 जो है कार बैटरी में विद्युत अपघटय होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इमल्सन। दूध जो है वह इमल्सन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत जो सूर्य से आगने वाली पराबैंगनीकरण को रोकती है, उसके अपक्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत क्षय होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? यानी कि लोहा किस खनिज के द्वारा प्राप्त होता है? अयस्क का नाम बताना है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल हेमाटाइट। आपको मालूम होगा लोहा के 3 प्रमुख अयस्क हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 और सिडेराइट FeCO3। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरका में क्या होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में कार्बन होता है, कोयला में होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं, यानी सभी में कार्बन होता है। अब पूछ रहा है नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था।
आपको मालूम होगा सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, जिसके कारण उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन दूसरे भारतीय हैं जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कारण नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है आपको। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का वेग वायु में 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? हम लोग जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम और निकेल के मिलने से बनता है। अगर इसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ा दें तो उसमें कठोरता प्रदान करने की मात्रा बढ़ जाती है। पूछा जा रहा है स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगर हम क्रोमियम की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसकी कठोरता मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति बिल्कुल तरंग और कण दोनों के समान होती है। तरंग और कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं यानी अनुच्छेद हैं? आंसर क्या होगा? बिल्कुल 395। जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। अगर पूछा जाए भाग कितने थे तो 22 भाग उस समय भी थे, अभी भी 22 भाग हैं। और अनुसूची उस समय, अनुसूची की बात की जाए उस समय 8 अनुसूची थी, अभी 12 अनुसूची है। अभी कितना 12 अनुसूची है? 12 अनुसूची है, लेकिन अनुच्छेद 395। याद रखिएगा, उस समय भी 395 और अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसमें निहित किया गया है अधिशासी शक्ति को? उपर्युक्त सभी में, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीनों में इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? जैसा कि हम लोग को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, इसलिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन याद रखिएगा 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी, याद रखिएगा सबसे पहले इंदिरा गांधी जो बनी थी पहला टर्म में, वह राज्यसभा की सदस्य थी। दूसरा हो जाएगा IK गुजराल। गुजराल साहब भी जब प्रधानमंत्री बने थे वह राज्यसभा के सदस्य थे। और मनमोहन सिंह, तीसरा कौन है? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो वे राज्यसभा के सदस्य थे। तो 3 ऐसे व्यक्ति हैं, इंदिरा गांधी, IK गुजराल और मनमोहन सिंह, राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं और बाकी सभी अधिकतर लोकसभा से सदस्य रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आंसर क्या होगा? बिल्कुल 2 सत्र बुलाए जाते हैं। भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि सत्र ये जो लोकसभा का चलता है उसके 2 सत्र के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। इस सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति महोदय को है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? लोकसभा में कौन सबसे ज्यादा भेजता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये जो है लोकसभा में 80 सदस्य को भेजते हैं। कितने को? 80 सदस्य को भेजते हैं। यानी पहले स्थान पर किसका स्थान नाम है? उत्तर प्रदेश का। अगर दूसरे स्थान पर बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है सदस्य भेजने में। ये कितने सदस्य भेजते हैं महाराष्ट्र? ये हो गया 48। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, ये 42 सदस्य को भेजते हैं। और याद रखिएगा चौथे नंबर पर बिहार है। चौथे नंबर पर बिहार है जो 40 सदस्य को लोकसभा में भेजते हैं।
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज की पूरे सहयोग को जरूरत किसकी पड़ती है? यानी सही रूप में कार्य कर सके पंचायती राज व्यवस्था, किसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, स्थानीय जनता, लोकल पब्लिक की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है पंचायत राज को सफलता पाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश शक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? अधिकांश व्यक्ति जो है किस क्षेत्र में बेकार है? आंसर क्या होगा? कृषि। बिल्कुल क्या होगा? कृषि। यहाँ समझिए, कृषि आज भारत में जो खेती की जा रही है, मान लीजिए कि कोई किसान है, उसके पास जितनी जमीन है उसमें 2 से 3 व्यक्ति काम करने पर उपज उतना ही होगा जितना वर्तमान में 4 से 5 व्यक्ति उस पर काम कर रहे हैं। यानी ये छिपी हुई बेरोजगारी भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। इसलिए भारत में अधिकांश व्यक्ति जो है बेकार हैं कृषि क्षेत्र में, छिपी हुई बेरोजगारी के कारण। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है भूमि सुधार के क्षेत्र में? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा किसानों को मकान ऋण। इसका संबंध भूमि सुधार से नहीं है, जबकि सहकारी कृषि, बिचौलियों की समाप्ति, भू जोतों का एकीकरण, ये तीनों ऐसे ऑप्शन है जिसका संबंध भूमि सुधार से है, जबकि मकान ऋण का संबंध भूमि सुधार से नहीं है। नाम से ही स्पष्ट है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? आंसर क्या होगा 36 नंबर का? बिल्कुल, 36 नंबर का आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। क्या हो जाएगा? उत्पाद शुल्क से भारत में राजस्व के सरकार को आय प्राप्त होती है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? कह रहा है कौन सा कर ऐसा है जो केंद्रीय सरकार का नहीं है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व। भूमि राजस्व जो है ये राज्य सरकार का कर है, यह केंद्र सरकार का कर नहीं है। तो पूछा जा रहा है नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? चावल के बाद, पहली फसल तो चावल है, तो दूसरी फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा गेहूं। याद रखिएगा, गेहूं बिहार की दूसरी फसल है उत्पादन की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? यानी कि अन्य किसी स्टेट में वह नहीं पाया जाता है उत्पादन में, केवल झारखंड में ही वह पाया जाता है, इसलिए झारखंड का एकाधिकार है। वो क्या है? बिल्कुल, 39 नंबर का उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी HSRA, HSRA के संस्थापक नेताओं में कौन शामिल थे? यानी कौन थे संस्थापक नेताओं में? कौन थे? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। याद रखिएगा, HSRA की स्थापना कब की गई थी? 1928 में। कब की गई थी? 1928 में। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने ही HSRA की स्थापना की थी और इसके संस्थापक नेताओं में भगत सिंह भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसने संबंधित है? बिल्कुल, यह वक्तव्य जो है यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिलक को 2 उपाधि दी गई है, दो उपाधि इसके याद रखिएगा। एक लोकमान्य, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से। और एक और है, उसको याद रखिएगा, भारत के बेताज बादशाह। भारत के बेताज बादशाह, अगर पूछा जाए भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 2 उपाधि तिलक का याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं 42 नंबर का, किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह, आंसर क्या होगा? बिल्कुल, मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। याद रखिएगा, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह एक अमीर और गरीब के बीच का विद्रोह था, यानी किसानों का विद्रोह था। किसान अमीर थे, जबकि साहूकार किसान गरीब थे, साहूकार अमीर थे। अमीर और गरीब के बीच का ये विद्रोह था, एक प्रकार का आर्थिक विद्रोह था। अगर प्रश्न पूछे मोपला विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था, आंसर होगा आर्थिक विद्रोह, क्योंकि अमीर और गरीब को लेकर के यह खाई ज्यादा हो गई थी, इसलिए यह विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? यानी 1932 में मैकडोनल्ड ने एक पृथक निर्वाचन समूह बनाने का प्रयास किया गया। वो उस समूह का नाम बताना है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर होगा अछूत। यानी अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था, जिसे भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया था। बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, तब जाकर के इसे दूर किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 44 नंबर का देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, प्रांतीय द्वैध शासन। प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति की, यह 1919 के अधिनियम में लगा दिया गया था। द्वैध प्रांत में द्वैध शासन कब लगाया गया था? 1919 में। समाप्त कब किया गया? 1935 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इस सूत्र की घोषणा किसने की? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सी आर दास, चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? आंसर क्या होगा? 1942। याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 47 नंबर का प्रश्न है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा की गई। 48 नंबर का प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण नहीं थे, जबकि अन्य तीन का संबंध था। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर का, स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किस आंदोलन से था? स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। ये किसानों के नेता थे। बिहार में किसानों को संगठित करने का प्रयास स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था, और इन्हीं के प्रयास से 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर का, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, गौ रक्षा के मुद्दे पर जो दंगा हुआ था बिहार में 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह किसने कहा था 1946 में? बिल्कुल, यह कथन 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, और कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। अगला प्रश्न है, बिहार में बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किसने किया? यानी बिहार को बंगाल से अलग करने का जो आंदोलन चला, वह सर्वप्रथम किसने चलाया? आंसर क्या होगा?
बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका नाम नहीं भूलिएगा। बिहार को बंगाल से अलग करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग किसके खनन के लिए विख्यात है? जोहान्सबर्ग, याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग जो है वह स्वर्ण के खनन के लिए विख्यात है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगर। जोहान्सबर्ग को ही स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अफ्रीका में ही है किम्बरले। क्या नाम है? किम्बरले। अब जोहान्सबर्ग को अगर याद कर लिए हैं तो किम्बरले को नहीं भूलिएगा। किम्बरले को हीरों का नगर कहा जाता है। किम्बरले को हीरों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिग्मीज। पिग्मीज कहाँ की निवासी हैं? पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? आंसर क्या होगा? पिग्मीज अफ्रीका के निवासी है। कहाँ के? अफ्रीका के। याद रखिए, अफ्रीका के दो तीन निवासी का नाम आपको बता दें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बुशमैन, कभी कभी बुशमैन पूछा जाता है। बुशमैन याद रखिएगा, ये भी अफ्रीका के ही हैं निवासी। बुशमैन कालाहारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी क्षेत्र में। दूसरा है पिग्मीज, आप देख ही लिए। पिग्मीज जो है ये कांगो बेसिन में। कहाँ पाए जाते हैं पिग्मीज जो है? ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बद्दू। बद्दू भी एक निवासी है जो अफ्रीका महादेश में ही है। बद्दू जो है सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सहारा मरुस्थल में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल गॉडविन ऑस्टिन। इसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन या केटू। इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किसमें हुआ? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किसमें हुआ? आंसर क्या होगा? बिल्कुल केनोजोइक एरा। क्या होगा? केनोजोइक एरा में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुर किस मिट्टी का नाम है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और यह दक्षिण भारत में काली मिट्टी का फैलाव भारत में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली वर्तमान में क्या है? दिल्ली वर्तमान में क्या है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा एक राजधानी राज्य क्षेत्र। एक राजधानी राज्य क्षेत्र। याद रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसी संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक राजधानी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला यानी गहराई सबसे बड़ा है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। यानी दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसका थाला बड़ा है। गोदावरी नदी को हम लोग बृहद गंगा, क्या कहते हैं? बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। बृहद गंगा कहिए या दक्षिण गंगा कहिए, यह गोदावरी को कहा जाता है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल कावेरी नदी क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। आपको मालूम होगा कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिला से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। एक बात और याद रखिएगा कि कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा, लेकिन कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 3 राज्य से गुजरती है। याद रखिएगा, उसका नाम है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। याद रखिए, केरल से यह नहीं गुजरती है। केरल में यह प्रवेश नहीं करती है। केरल लाभान्वित है कोंकण रेलवे से।
अगर लाभान्वित की बात की जाए तो केरल होगा, लेकिन गुजरने की बात की जाए तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक ए नंबर उत्तर उत्तर होगा। कोंकण रेलवे की टोटल लंबाई कितना है? 741 किलोमीटर। कितना है? 741 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होती है और गोवा के मडगांव तक जाती है। गोवा के मडगांव, क्या नाम है? मडगांव तक चलती है। हाँ, लाभान्वित इससे 4 राज्य होते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर का। भाखड़ा नंगल परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वह कौन कौन राज्य हो जाएंगे? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, क्योंकि दिल्ली इसको हटा दीजिए, दिल्ली नहीं होगा, फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो पंजाब भी है, तो ये अप्रोप्रिएट सही आंसर बैठता है। इसमें दिल्ली को बाहर कर दी, ये तो नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? सतलज नदी पर बनाया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पटना में। कहाँ है? पटना में है। अगला प्रश्न, मूड़ी किस प्लांट हेतु प्रसिद्ध है? मूड़ी, क्या होगा आंसर? एल्यूमिनियम। मूरी जो है एल्यूमिनियम प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, झारखंड में मैथन, धनबाद जिला में है, झारखंड में मैथन किस शक्ति का उत्पादन केंद्र है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर होगा जल शक्ति, यानी मैथन में बांध बनाकर बिजली पैदा किया जाता है, तो इसलिए यह जल शक्ति का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर का प्रश्न है, भारत में झारखंड किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है? झारखंड किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है खनिज उत्पादन में अग्रणी है झारखंड। अगला प्रश्न है, अग्नि क्या है? अग्नि, अग्नि क्या है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मिसाइल। याद रखिएगा, अग्नि जो है वह जमीन से जमीन मार करने वाली, यह भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए दिमाग में रखिएगा। अग्नि जो है वह जमीन से जमीन मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी वर्तमान तक में अग्नि 5 का परीक्षण किया जा चुका है और यह एक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका में जो था रंगभेद नीति के विरुद्ध नेशनल मंडेला ने लंबा संघर्ष किया। किसने किया? नेशनल मंडेला ने। अगला प्रश्न 70 नंबर का है, मद्रास का नया नाम क्या है? बिल्कुल, वर्तमान में जिसे हम चेन्नई कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था? मद्रास था। 71 नंबर का, बंबई का नया नाम क्या है? बिल्कुल, जिसे हम अभी वर्तमान में मुंबई कहते हैं, पहले इसका नाम बंबई था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 72 नंबर का, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पर एप्रोप्रिएट नाम होना चाहिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति यानी राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, खमेर रोस तानाशाही दल किस देश से संबंधित है? खमेर रोस तानाशाही दल, आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया से खमेर रोस तानाशाही दल का संबंध है। 74 नंबर का प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध था पेड़ की कटाई को रोकना, यानी कि पेड़ों को कटने से रोकना, इसलिए इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित थे? आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। पेड़ में चिपक जाइए, पेड़ को कटने से रोकिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा?
बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 76 नंबर का प्रश्न है, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला जो है वह हरिद्वार में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? हरिद्वार में मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर का, प्रायः किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। किसके सलाह पर? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, राज्य के राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब कोई राज्य संविधान के अनुरूप नहीं चल पाता है तब राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा चीन। याद होगा, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना जो है 1985 में किया गया था। 1985 में इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू में, ठीक है ना, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। वर्तमान में इसमें 8 सदस्यीय देश शामिल है जिसमें चीन शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? मृत्यु का फतवा जारी किया था। आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सलमान रश्दी के विरुद्ध मृत्यु का फतवा अलायतुल्लाह खुमेरी ने जारी किया था। अलायतुल्लाह खुमेरी ने जारी किया था। नेक्स्ट प्रश्न, इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जियोजो के लिए इजराइल देश का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? यानी किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं? आंसर क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। याद रखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। कौन रेखा? ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहते हैं? आपको मालूम है कि पृथ्वी सूर्य के ये मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहती है। तो साल में एक बार पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है और एक बार अधिकतम होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है निकटतम, तो याद रखिएगा उपसौर। उपसौर की स्थिति में सूरज और पृथ्वी की दूरी निम्नतम होती है। यह 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। यह भी याद रखिएगा, 3 जनवरी को उपसौर होता है जिसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी निम्नतम होती है। और अपसौर जो होता है वह 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। इस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है। इसमें अधिकतम, इसमें निम्नतम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शांत क्षेत्र पेटी कहाँ है? डोल्ड्रम, जिसे हम कहते हैं डोल्ड्रम, शांत क्षेत्र पेटी कहाँ है? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास। कहाँ है? विषुवत रेखा के पास। आप ग्लोब में देखिएगा, जो बीचे बीच लेकर खींचा जाता है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर यानी 5 डिग्री एन और विषुवत रेखा से 5 डिग्री दक्षिण 5 डिग्री एस, इस दोनों के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग डोल्ड्रम यानी शांत जल पेटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में आजीविका का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है? टुंड्रा प्रदेश में आजीविका का साधन क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा शिकार। टुंड्रा प्रदेश में जो है आजीविका का साधन शिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इसका उत्तर हो जाएगा 85 का राजस्थान। याद रखिएगा, अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। यह गुरु शिखर कहलाता है।
86 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में मुहाना बनाती है? उड़ीसा में, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है अमरकंटक के पास से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह उड़ीसा के पास अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर का, क्या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? ऐसा संविधान में प्रावधान है? बिल्कुल, जी हाँ, दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। आंसर हो जाएगा हाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया, याद रखिएगा 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा एक। लेकिन साथ ही साथ 231 में यह भी कह दिया गया है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का निर्माण कर सकता है। भारतीय संसद को अधिकार दिया गया है 231 के तहत। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है हाँ, और यह निर्माण करने का अधिकार संसद को है अनुच्छेद 231 के तहत। आगे बढ़ते हैं, महान्यवादी, अगला प्रश्न है, महान्यवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, महान्यवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकते हैं। और भारतीय संविधान में महान्यवादी के संबंध में जो भारत का एक महान्यवादी होगा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। याद रखिएगा, भारत के महान्यवादी जो होते हैं वह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है? 25वां राज्य, आंसर क्या होगा? बिल्कुल, भारत का 25वां राज्य गोवा है। भारत का 25वां राज्य गोवा है। गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। कब दिया गया? 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सर्वोदय आंदोलन जो है वह 90 नंबर का आंसर हो जाएगा विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा सर्वोदय आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको मालूम है काजीरंगा असम में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक श्रृंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक श्रृंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नुसरत फतेह अली खां किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध थे नुसरत फतेह अली खां। आंसर क्या होगा? बिल्कुल, नुसरत फतेह अली खां का संबंध गायक से था। किससे था? गायक से था। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए क्या है? डीएनए, डीएनए के द्विगणिक सर्पिल हैं, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने द्विगुणिक सर्पिल है यह सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर है कौन सा, बताना है। बिल्कुल, मनोरंजन कर एक ऐसा कर है जो प्रत्यक्ष कर है। अगर आप सिनेमा देखने जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं जाते हैं तो नहीं देना पड़ेगा, टिकट कटाते हैं तो देना पड़ेगा। इसलिए मनोरंजन कर जो है वह प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परोक्ष कर है यानी अप्रत्यक्ष कर है? आंसर क्या होगा 95 नंबर का? बिल्कुल, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है परोक्ष कर है। सीमा शुल्क जो है परोक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न 96 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है? कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आईआईपीए एक वित्तीय संस्था नहीं है। अदर वित्तीय संस्था है, आंसर हो जाएगा आईआईपीए एक वित्तीय संस्था नहीं है। 97 नंबर का प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन था? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई। कब हुई? 1996 में हुई इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। नेक्स्ट प्रश्न, आबिद हुसैन कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित थी? आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा लघु उद्योग। आबिद हुसैन कमेटी का संबंध लघु उद्योग से था। अंतिम प्रश्न है, 7वां प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति बिल्कुल मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।